नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। रिसेंटली ब्रह्मोस मिसाइल को लेके काफ़ी चर्चा चल रहा था और इसको लेके काफ़ी सारे अपडेट भी सामने आ रहे थे। आज इसको लेकर कुछ और फ्रेश अपडेट सामने आए हैं। अभी तक ब्रह्मोस मिसाइल की जो एयर लॉन्च्ड वेरिएंट था, इसे सिर्फ इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऑपरेट किया जा रहा था, क्योंकि इसको सिर्फ Su-30 MKI फायर कर सकता है और आगे चल के इसकी जो NG वेरिएंट बनाया जाने वाला है उसको ज़्यादातर इंडियन एयरफोर्स में इस्तेमाल किया जाने वाला है। लेकिन अभी इंडियन नेवी की तरफ से भी ब्रह्मोस की एयर लॉन्च्ड वेरिएंट को अपने सर्विस में शामिल करने का प्लान किया जा रहा है। इसको लेके अभी इंडियन नेवी और ब्रह्मोस एरोस्पेस के बीच बातचीत चल रही है और नेवी की तरफ से ब्रह्मोस की NG वेरिएंट को फ्यूचर में अपने सर्विस में शामिल करने का प्लान किया जा रहा है। लेकिन अभी नेवी इन मिसाइल को किसी फाइटर जेट्स के लिए नहीं बल्कि अपनी P-8 एयरक्राफ्ट के लिए खरीदने का प्लान बना रही है। यानी कि हमारी जो P-8 एयरक्राफ्ट मौजूद है उनमें अभी ब्रह्मोस NG को इंटीग्रेट करने का प्लान किया गया है। अभी के लिए जो हमारी P-8 एयरक्राफ्ट है, इनकी विंग्स में दो हार्ड पॉइंट मौजूद है, जिनको प्राइमरीली AGM-84L हार्पून ब्लॉक 3 मिसाइल को कैरी करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इन मिसाइल की रेंज भी लगभग 200 किलोमीटर तक है, लेकिन इनके जगह पर अभी ब्रह्मोस NG को प्लेस करने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होने वाला है और लगभग 300 किलोमीटर तक के डिस्टेंस को प्रोवाइड करने वाला है, जिससे दुश्मन की एयर डिफेंस मिसाइल की रेंज से बाहर रहकर भी हमारे एयरक्राफ्ट दुश्मन के ऊपर मिसाइल को फायर कर पाएंगे। अभी के लिए जो P-8 एयरक्राफ्ट है, इनकी जो हार्ड पॉइंट्स है ये 1.3 टन के आसपास वेट को कैरी कर सकते हैं, लेकिन इनको P-8 एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करने से पहले बोइंग के साथ भी बातचीत करना काफ़ी ज़रूरी है, जो कि इनको इंटीग्रेट करने में मदद कर सकते हैं, साथ ही टेक्निकल सपोर्ट को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगला अपडेट भारत की न्यूक्लियर सबमरीन को लेके, खास करके न्यूक्लियर एसेसन प्रोग्राम को लेके अभी की बात करें तो अभी भारत के पास एक भी न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन मौजूद नहीं है और इससे पहले 2022 में हमें रशिया से जो न्यूक्लियर सबमरीन लीज पर ले रखा था, जिसको INS चक्र कहा जा रहा था, उसको कुछ टेक्निकल इशू आने की वजह से लीजिंग पीरियड के पूरे होने के लगभग 10 महीने पहले ही नेवी की तरफ से इसको रशिया को वापस कर दिया गया था। इसके बाद अभी एक और न्यूक्लियर एसेसन को रशिया से लीज पर लेने की कोशिश किया रहा है, जिसको शायद 2025 के बाद जाके भारत को डिलीवर किया जाएगा। इसी बीच भारत की तरफ से अपनी खुद की न्यूक्लियर एसेसन को भी डेवलप किया जा रहा है, जो कि हमारी 3rd जनरेशन की न्यूक्लियर सबमरीन होने वाली है। इस कैटेगरी की पहली 3 सबमरीन को 2030 से 2032 के बीच इंडियन नेवी में इंडक्ट करने का प्लान किया जा रहा है और इसके लिए अभी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बीच एक MOU को साइन किया गया। इस MOU के चलते अभी इन सबमरीन के लिए एक नए पावरफुल रिएक्टर को डेवलप करने के अलावा अलग अलग तरह की कंट्रोल सिस्टम और मल्टी फंक्शन डिस्प्ले यूनिट को भी बनाया जाने वाला है। अब रिएक्टर को बनाने का जो मेजर काम होने वाला है, ये तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से किया जाएगा, लेकिन इसके बाद अभी इन सबमरीन्स में इस्तेमाल होने वाली लगभग 11 अलग अलग तरह के कंट्रोल यूनिट्स को भी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बीच जॉइंटली डेवलप किया जाएगा, जो कि इन सबमरीन की डेवलपमेंट में हमारी इंडिजिनस कंटेंट की मात्रा को काफ़ी बेहतर करने वाला है। अगला अपडेट तेजस की एक्सपोर्ट को लेके, आप सभी को ये बात शायद पता होगा कि भारत की तरफ से अभी अर्जेंटीना के साथ तेजस को एक्सपोर्ट करने के लिए बातचीत किया जा रहा था। इसमें अभी तक अर्जेंटीना को तेजस JF-17 और सेकेंड हैंड F-16 को ऑफर किया गया था, जिसके बाद यूक्रेन और रशिया के बीच हुई लड़ाई की वजह से जो सेकेंड हैंड F-16 को दनिश एयरफोर्स की तरफ से अर्जेंटीना को ऑफर किया गया था, उनको अभी यूक्रेन को सप्लाई करने का निर्णय लिया गया था। तो उसके बाद अर्जेंटीना के पास तेजस और JF-17 में से किसी एक को सिलेक्ट करने का ऑप्शन बच गया था। इसी बीच मार्च के महीने में ये बात बताया गया था कि अर्जेंटीना की तरफ से भी चाइनीज JF-17 को खरीदने के लिए इवेल्युएट किया जा रहा था और बताया जा रहा था कि इसमें JF-17 की जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा थे, क्योंकि चाइना की तरफ से इसमें फुली चाइनीज सिस्टम के साथ इनको अर्जेंटीना को ऑफर करने का वादा किया गया था। लेकिन अभी ये बात बताया जा रहा है कि इसमें अर्जेंटीना की तरफ से अभी तेजस MK-1 को सिलेक्ट किया जा सकता है। इसको लेके जी न्यूज की तरफ से एक रिपोर्ट को पेश किया गया था, जिसमें ये क्लेम किया जा रहा है कि अर्जेंटीना की तरफ से अभी तेजस MK-1 को खरीदने का फैसला किया गया। इसको लेके जल्दी अर्जेंटीना की ऑफिशियल भारत के विजिट पर आने वाले, जो कि तेजस MK-1 को इवेल्युएट करने वाले हैं।
पहले से ही एचएएल की तरफ से अर्जेंटीना को तेजस MK1 के कस्टमाइज वेरिएंट को ऑफर करने की बात की गई थी और इसमें एक डेमोन्स्ट्रेशन भी उनको पहले से दिखाया जा चुका था। और जितने भी यूके वे सिस्टम अभी तेजस MK1 में इस्तेमाल हो रहे हैं उन सभी को इंडिजिनस सिस्टम से या किसी ऐसे फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से आउटसोर्स करने का प्लान किया गया था जिनके साथ अर्जेंटीना को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इस डील की कीमत करीब 8,675 करोड़ होने वाली है और इसमें अर्जेंटीना की तरफ से भी 15 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्लान किया गया है। लेकिन तेजस की एक्सपोर्ट को लेकर अभी इतना अनसर्टेनिटी भरा हुआ है, जब तक ऑफिशियल डील साइन नहीं होता है तब तक कुछ भी दावे के साथ बताना संभव नहीं होने वाला है, क्योंकि जितने भी डिफेंस डील होते हैं इनमें प्राइस और कैपेबिलिटीज के अलावा पॉलिटिकल प्रेशर भी काफी मायने रखने वाला है। अगला अपडेट शिप बिल्डिंग के साथ जुड़ा हुआ है। वैसे अगर नेवल वेसल की बात करें तो आर्मी और एयरफोर्स के मुकाबले अभी नेवल वेसल्स के मामले में हम काफ़ी ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट बन चुके हैं और छोटे मोटे पेट्रोल वेसल से लेके अपने लिए हम खुद के एयरक्राफ्ट कैरियर को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं। अभी हमें इस सेक्टर में एक और बहुत ही बड़ी अचीवमेंट हासिल होने वाली है, क्योंकि अभी पहली बार इंडिजिनस तरीके से डिज़ाइन किए गए नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल को भी हमको एक्सपोर्ट करने का मौका मिलने वाला है। पिछले साल इंडियन नेवी की तरफ से करीब 6 नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स को बनाने के लिए एक टेंडर को फ्लोट किया गया था, जिसमें कोचिन शिपयार्ड को सिलेक्ट किया गया था और इस डील की कीमत करीब 9,805 करोड़ के आसपास होने वाली थी और इसमें 6 नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल को बनाने का प्लान किया गया था। इन वेसल्स को अभी कोचिन शिपयार्ड की तरफ से आने वाले समय में बनाया जाने वाला है, जिनको 2027 तक इंडियन नेवी को डिलीवर किया जाएगा। इसी बीच अब इन वेसल्स को खरीदने के लिए एक और कंट्री की तरफ से भी भारत से रिक्वेस्ट किया जा रहा है और अभी बताया जा रहा है कि वियतनाम की तरफ से भी कोचिन शिपयार्ड की तरफ से इंडियन नेवी के लिए डिज़ाइन किए गए इन मिसाइल वेसल को खरीदने का प्लान किया जा रहा है। इन वेसल्स को मल्टीपल रोल के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए इसको डिज़ाइन किया गया, लेकिन खास करके इनको ऑफेंसिव स्ट्राइक करने के लिए डिज़ाइन किया गया। इस साइज में किसी भी बड़े डिस्ट्रॉयर या फ्रिगेट जैसे वेसल के मुकाबले तो काफ़ी छोटे ही होने वाले, लेकिन बदले में ये काफ़ी तेज और डिस्ट्रक्टिव फायर पावर के साथ आने वाले हैं, जिस वजह से ये काफ़ी तेजी के साथ दुश्मन पर हमला कर सकते हैं। इनकी प्राइम रोल ऑफेंसिव अटैक और सी डिनाइल जैसे सिचुएशन होने वाली, जिसमें घात लगाकर दुश्मन की बड़े वॉरशिप्स पर भी हमला किया जा सकता है। इनकी प्राइमरी वेपन ब्रह्मोस जैसे क्रूज मिसाइल हो सकते हैं, जो कि सरफेस वॉरफेयर में किसी भी बड़े साइज की डिस्ट्रॉयर्स को भी आसानी से डुबा सकते हैं। और खास करके चाइना की नेवी को काउंटर करने के लिए अभी वियतनाम की तरफ से ऐसे वेसल को खरीदने का प्लान किया जा रहा है और अगर वो इन वेसल को खरीदते हैं तो जाहिर सी बात है कि आगे चल के वो इनमें फायर करने के लिए ब्रह्मोस जैसे मिसाइल को एक्वायर करने की कोशिश कर सकते हैं, जिस वजह से आगे चल के हमको ब्रह्मोस को भी वियतनाम को एक्सपोर्ट करने का मौका मिल सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।